नमस्कार दोस्तों। तो आपका इटालियन पीआर कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या स्टडी ईयर्स काउंट होते हैं इटालियन पीआर में, और अगर होते भी है तो क्या हाफ होते हैं। सेकंड, क्या हम स्टूडेंट रेसिडेंस परमिट पर इटालियन पीआर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन क्वेश्चंस के तो मैं आखिरी में आंसर करने ही वाला हूँ। इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में कि इसका बेनिफिट क्या होता है पीआर लेने का किसी भी यूरोपीय देश में, क्या प्रोसेस होता है इसका, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होती है, टाइम कितना लगता है, कॉस्ट कितना लगता है, यही सारी चीज़ें आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूं इटालियन पीआर की, जिसको परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड कहा जाता है। हर एक यूरोपीय देश इसको ऑफर करता है। इसको सिटीजनशिप से आप कंपेयर मत कीजिएगा। सिटीजनशिप एक नागरिकता बहुत अलग चीज़ हो गई। परमानेंट रेसिडेंसी एक तरीके से लॉन्ग टर्म रेसिडेंस कार्ड किसी भी कंट्री का हो सकता है। इटली में या यूरोप के अंदर जनरली इसे कहा जाता है ईयू लॉन्ग टर्म रेसिडेंस कार्ड, और अगर इसको इटालियन में कहें हम तो इसको कहा जाता है सुजोर्नो दी लुंगो पीरियोडो, मतलब लॉन्ग टर्म रेसिडेंस कार्ड, और कुछ लोग इसको जो है कार्ता दी सुजोर्नो भी कहते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स की होती है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो इसकी कोई वैलिडिटी हुआ ही नहीं करती थी। ये एक तरीके से लाइफ टाइम आधार कार्ड की तरह हुआ करता था। बट जस्ट बिकॉज ट्रैवल जब आप करते हो तो वहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट मेंशन करनी पड़ती, उसके लिए इसको 10 ईयर्स की वैलिडिटी दे दी, और इट्स वेरी इजी टू रिन्यू एज वेल। ये तो रही इटालियन पीआर का इंट्रोडक्शन। ना अगर इसके फायदे की बात करें पहले, तो यार देखो, हर साल क्या होता है इटली में जो है ना, आप या तो स्टडी पे आ रहे हो, वर्क पे आ रहे हो मेनली, तो आपको रेसिडेंस परमिट मिलता है 1 ईयर का। वो आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। उस रिन्यूअल में जो है आपको एक तो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, आपके एफर्ट्स अलग जाते हैं, आपका टाइम अलग जाता है, एंड इसकी वजह से ट्रैवलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ब्यूरोक्रेसी के कारण थोड़ा सा रेसिडेंस परमिट आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब आपका पीआर मिल जाता है तो पीआर की वजह से होता क्या कि आपका हेडेक की रेसिडेंस परमिट रिन्यूअल का खत्म हो जाता है। आप फ्रीक्वेंटली किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो ईजिली। ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि यहाँ पर जो है जब आपको इटालियन पीआर मिल जाता है, उसके बेसिस पर आप दूसरी यूरोपियन शेंजन कंट्रीज जा सकते हैं। वहाँ पर आप काम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी सेपरेट वीज़ा। मतलब जनरली अगर अभी मैं बताऊँ, मुझे अगर जाना है किसी कंट्री में फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास अभी पीआर नहीं है, तो अगर मुझे जाना होगा तो मुझे पहले उस कंट्री में जाना वर्क परमिट लेना पड़ेगा उस कंट्री का, देन यहाँ से वीज़ा लगाकर मैं उस कंट्री में जाऊँगा। लेकिन जब आपको पीआर मिल जाता है तो आपको वीज़ा नहीं लगाना पड़ता। आप डायरेक्टली उस कंट्री में जाएंगे, वहाँ का वर्क परमिट अप्रूवल लेंगे और वहाँ पर स्टार्ट कर सकते काम करना। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पीआर, एंड दैट्स द रीजन इटली का पीआर ले लेके लोग डेनमार्क चले जाते हैं, स्वीडन चले जाते हैं, एंड सो मेनी जो हाई इनकम कंट्रीज है वहाँ चले जाते हैं। नाउ इसकी पहले अगर हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अब बात कर लेते हैं, जो सबसे मेन होने वाली कि आप एलिजिबल है भी या नहीं, तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होने वाली कि आपके पास 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस स्टे होना चाहिए। 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस स्टे से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 साल में 1 साल कहीं और ही गायब हो गए यहाँ से। तो 5 साल का कंटिन्यूस रेसिडेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते तो उस टाइम पर आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 7,000 यूरोस पर ईयर की। ठीक है, भले ही आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपका बिजनेस है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, तो उन तीनों ही केसेस में आपकी जो इनकम मिनिमम 7,000 यूरोस होनी चाहिए, क्योंकि इतना सोशल सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पर मिलता है पर ईयर का, उसके हिसाब से। थर्ड जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो लैंग्वेज की होने वाली है। जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास A2 लेवल होना चाहिए लैंग्वेज का, जो कि आप CPR स्कूल, यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल से जो फॉरेनर्स को इटालियन पढ़ाते हैं, तो वहाँ से ये आप सर्टिफिकेट गैदर कर सकते हो। तो A2 लेवल ऑफ इटालियन लैंग्वेज चाहिए रहता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है जो मैं बाद में बताऊंगा कि अगर आपने डिग्री करके रखी होगी तो उसके केस में आपको है ना ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रहेगा, वो मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। फोर्थ, आपको यहाँ पर PCC या आप इसको कह सकते हो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके 5 साल के टर्म में 10 मंथ्स टोटल आउटसाइड नहीं होने चाहिए इटली के बाहर। ये एक इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसको जस्टिफाई कर सकते हो अगर आप कोई हेल्थ रीज़न की वजह से या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से बाहर जाते हो, तो उसको जस्टिफाई कर सकते हो इस गैप को कि आप 10 मंथ्स अगर इन 5 सालों में कहीं बाहर गए हो किसी भी वजह से, तो या कोई अनसर्टेनिटी की वजह से, दैट रीज़न कैन बी एनीथिंग, जो आप अपने अकॉर्डिंगली जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ दीज आर दी 5 रिक्वायरमेंट जो आप फुलफिल करेंगे तभी आप पीआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होने वाले हैं। तो स्क्रीन पर सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे होंगे
है दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पीआर एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म में मॉड्यूल 1 फिल करना पड़ता है। पासपोर्ट जनरली आपका, रेसिडेंस परमिट जिसको परमेसो द सोजोर्नो कहा जाता है यहाँ पर इटालियन में, रेसिडेंजा होता है, सर्टिफिकात होती है रेसिडेंजा कहा जाता है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट की, और ये कम्यूने से आपको मिलता है। हिस्टोरिकल रेसिडेंसी रिकॉर्ड, ये चाहो तो आप वहाँ से निकलवा सकते हो, ये भी आप कम्यूने से आपको मिल जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपके एम्प्लॉयर आपको देने वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके चाहिए रहेंगे। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ केसेस में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए रहता, क्योंकि अगर आपके पास रेसिडेंसा है तो आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए रहेगा, बट रेसिडेंसा के लिए रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहेगा, तो इवेंचुअली रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन चिपिया से करते हैं, तो वो आप भी उसी से करिएगा। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये चाहिए रहेगा। तो ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए रहेंगे। रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी, मेजर डॉक्यूमेंट्स बता दी। अब समझते हैं प्रोसेस क्या होने वाली है। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है इमिग्रेशन पुलिस स्टेशन की, जिसको कस्तूरा कहा जाता है यहाँ पर, फ्रॉम पोस्ते इतालियाने। पोस्ते इतालियाने एक बहुत सारी चीज़ें करता है एक्चुअली में, बैंक कह लो उसको, पोस्ट ऑफिस कह लो, एंड वॉट एवर। तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेनी है फॉर द पुलिस स्टेशन। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आपको रेडी करने रहेंगे। वंस यू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, स्टेप 3 में आपको सेम जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है कस्तूरा, जो कि इमिग्रेशन पुलिस स्टेशन है। वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपका बायोमेट्रिक होता है, एंड इट्स डन। फिर उसके बाद आपको स्टेप 4 में वेट फॉर द यू वेट फॉर योर कार्ड एंड यू गेट योर कार्ड। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन 4 स्टेप्स। और काफ़ी इजी है, बिकॉज जिन लोगों ने नॉर्मल रेसिडेंस परमिट या परमिशन द सोजोर्नो यहाँ पर अप्लाई किया होगा, सेम तरीके से अप्लाई किया होता है, बस थोड़े से एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं इसके लिए, सेम दैट्स इट। नाउ इसके केस में अगर मैं बात करूँ कि यार कॉस्टिंग कितनी आ जाती है, तो देखो 100 के आसपास आपका एप्लीकेशन फीस पूरा ये लग जाता है। देन उसके बाद 30-40 यूरोज आपके पीसीसी में लग जाते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट के कारण। देन आप इटालियन लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करोगे, उसके थोड़े बहुत पैसे मांगते हैं, तो ओवरऑल 200 यूरोज में आराम से आपका जो ये कंप्लीट चीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो इसमें डिपेंड करता है कि कौन से प्रोविंस में आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से कम्युनिटी में अप्लाई कर रहे हो, कौन से कुस्तुरु में अप्लाई कर रहे हो एक्चुअली। तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम है, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलने का थोड़ा सा इशू आता है। किसी जगह पर आपको 3 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, किसी जगह पर आपको 6 महीने में मिलेगी, किसी जगह पर आपको 9 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द प्रोविंस दैट यू आर अप्लाइंग टू। तो सपोज आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और उसके बाद क्या होता है ना कि आप जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, जो स्टेप 3 में बताया था मैंने कि आप जैसे ही कस्तूरा में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो आपके, उसके बाद आप मान के चलिए 1 मंथ टू 3 मंथ के अंदर आपका जो है लॉन्ग टर्म रेसिडेंस कार्ड पीआर आ जाएगा। इतना टाइम इसके अंदर लगता है। नाउ हम बात कर लेते हैं एफएक्यूज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड। क्या स्टूडेंट ईयर्स काउंट होते हैं इटालियन पीआर में? येस एंड 100% स्टूडेंट ईयर्स काउंट होते हैं। अगर आपने 3 ईयर्स का बैचलर्स किया तो 3 ईयर्स काउंट होंगे, 2 ईयर्स का मास्टर्स किया तो 2 ईयर्स काउंट होंगे। लेकिन कुछ कुछ कस्तूरा में ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जा सकता है कि आपका हाफ ऑफ द टर्म ऑफ एजुकेशन ही काउंट होगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इट्स 100% और कंप्लीटली ही काउंट होता है, बट इट डिपेंड्स यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूल्स भी है दोस्तों, अलग अलग चीज़ हो गया। सेकेंड, क्या हम स्टूडेंट रेसिडेंस परमिट पर जो है पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। 4 साल तक भले ही, देखो टोटल 5 साल चाहिए रहते टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर, लेकिन आप क्या कर सकते हो सकता है 3 इयर्स का बैचलर्स आपका 4 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है 2 इयर्स का मास्टर्स भी आपका 4 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपका 3 इयर्स का एजुकेशन हो गया, देन 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा हो गया, एंड देन लास्ट ईयर जो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका टैक्स पेइंग ईयर। मतलब आपने उस साल में कुछ इनकम अर्न किया और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे किया हो। क्योंकि जब आप, जैसे मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में कि जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और पे स्लिप्स भी दिखानी पड़ती है। तो ये चीज़ें दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप स्टूडेंट में होगे तो कैसे दिखाओगे? तो दैट इज द केस। स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट रेसिडेंस परमिट अगर लास्ट ईयर में हो तो नहीं अप्लाई कर पाओगे, और उसको अगर आप वर्क में कन्वर्ट करा ले तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई अप्लाई फॉर पीआर बेस्ड ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सो येस, दैट इज ऑब्वियस। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपका यहाँ पर कोई बिजनेस
से तो देन डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। और इवन आप अगर यहाँ पर फैमिली रियूनियन के बेसिस पर आओगे तो भी आप जो है पीआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू आई नीड लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स इफ आई हैव इटालियन डिग्री या डिप्लोमा। सो अगर आपने आपका एजुकेशन इटली से किया हुआ है, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, कोई डिप्लोमा, देन उस केस में द बेस्ट पार्ट इज कि आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी, जो कि मैंने रिक्वायरमेंट्स में बताया था कि A2 लैंग्वेज चाहिए रहेगी आपको। लेकिन अगर आपके पास डिग्री होगी देन उस केस में आपको जो है नहीं चाहिए रहेगी A2 लैंग्वेज। बट स्टिल मैं ये कहता हूँ कि यार यहाँ पर कस्तूरों का भरोसा नहीं होता है पुलिस स्टेशन का, तो इट्स बेटर कि आप ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट गैदर कर लो विद इन दिस 5 ईयर्स टाइम फ्रेम। बहुत ईजी होता है, मतलब आपको 3 to 4 मंथ्स की क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है एंड देन यू अपीयर फॉर एग्जाम एंड इट्स ईजी टू एक्चुअली स्कोर A2 लेवल, तो वो आप कर सकते हो। इट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई, तो उस केस में क्या करना चाहिए। देन इफ़ यू आर नॉट श्योर कि यार क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो मेरे वीडियोस तो देखकर कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस हो, तो यहाँ पर देयर आर इमिग्रेशन लॉयर्स स्पीक्स इन इंग्लिश एंड कैन असिस्ट यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन अंटिल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होता वो लॉयर के थ्रू ही जाते हैं फॉर द सेफ एंड सिक्योरिटी, राइट। तो अगर आप चाहो तो लॉयर को भी हायर कर सकते हो। लॉयर कैन टेक अराउंड 100 to 300 euros डिपेंडिंग अपॉन द केस दैट यू हैव। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। एंड इटली का पीआर लेना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ में काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और यहाँ पर एक नया रूल भी आने वाला है कि फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स कि आप जो है 5 साल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये रूल कंफर्म हो जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, डायरेक्टली आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट्स अलग होने वाली है, तो आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं रिक्वायरमेंट्स फॉर सिटीजनशिप पर भी एक वीडियो बना दूंगा इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट लिंक भी मैंशन कर दूंगा जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की। हालांकि ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन है, बट आप चाहो तो इस वेबसाइट से चेक करके भी और कन्फर्म कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ एन ऑफिशियल वेबसाइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द रेसिडेंस परमिट्स। तो यही था आज का वीडियो, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।